Good morning, beta. Good morning, everyone. Hi, how are you? लगता है कि आप लोग पूरा एग्जामिनेशन का प्रेशर ले लिए हो. You can unmute and talk to me if you wish, right? तो क्या डिस्कस करना है? किया है आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था? AOD 1 पे क्वेश्चन किया था या नहीं? फटाफट बोलो, अगर नहीं किया था तो फिर क्लास में मैं बताता हूँ, वो वाले सम्स कर लो. अरे तो एक काम करो, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो. कहाँ तक? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 तक. टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 तक किया है. ओके, तो T3 तक कोई डाउट है क्या? एलसीडी की बात कर रहे हो या एओडी की बात कर रहे हो? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात कर रहे हो ना? ठीक है, तो एओडी के क्वेश्चंस बोलो जो डाउट है. T1 T2 T3 की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 तो बेसिकली डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज है जी. मतलब टेंजेंट नॉर्मल रेट ऑफ चेंज किया ही नहीं बिल्कुल. अच्छा चलो बोलो, T1 T2 T3 में कोई डाउट है तो फटाफट बोलो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस दूं और वो क्वेश्चन करो सभी लोग अभी. ओके, नो इश्यूज. डाउट बताओ, डाउट. डू यू हैव डाउट? लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम इन द क्लास. अच्छा, डाउट भी नहीं है कोई. वेरी गुड. तो ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करिए. राइट, आप सबके पास में ये असाइनमेंट गेम और टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, तो मैं सीधे क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ और आप ट्राई करिए उसको. ठीक है, आप पहले तो गेम ओपन करिए. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का गेम 5. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का गेम 5. एंड गेम 5 में बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर में जो बोलूंगा ना वो क्वेश्चंस आपको करने हैं. गेम 5 का क्वेश्चन नंबर 15. चलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, वैसे आपको मैं लगभग शो कर दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, बट यू हैव टू जस्ट रेफर टू योर ओन एक्सरसाइज. देखो ये 13th क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके थे, 14th भी कर चुके थे, है ना? 15th क्वेश्चन आपको करके बताना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. इसको आपको अभी करना है, तुरंत. क्वेश्चन है अ sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height. देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी जो आपका टर्म 1 एग्जाम होगा उससे पूछे भी जा सकते हैं. तो टर्म एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जा सकता है. तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर टर्म एग्जाम. ये मान के मत करो कि आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो. ठीक है, सैंड इज पोर्ड फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always
1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? ये क्वेश्चन है और इसको आपको करके बताना है. अच्छा, बाय द टाइम मुझे एक बात बता दो कि ये जो स्क्रीन शेयर करना जरूरी है क्वेश्चंस का, या आप सभी के पास में अगर असाइनमेंट है तो मैं क्वेश्चन नंबर बोल दूं और वहां से सीधे हम लोग क्वेश्चन करें? यस सर, मतलब आपके पास असाइनमेंट भी नहीं? दिस रिफ्लेक्ट्स कि आप लोग कितने सीरियस हो. मैं कह रहा हूँ कि आप कर सकते हो, ये स्क्रीन असाइनमेंट है. हाँ, किसके किसके पास नहीं है बेटा? एक भी बच्चा अगर ऐसा होगा ना जिसके पास नहीं होगा तो फिर मेरे को तो करना ही पड़ेगा. चलो मैं एक एक से पूछ लेता हूँ किसके पास है किसके पास नहीं है. हाँ दीक्षांत, आपके पास में है? यस सर. ठीक है. आरव, तुम्हारे पास? यस सर. अक्षित? अनन्या, तुम बताओ. यस सर. अस्मिता? नहीं है तुम्हारे पास में. अथर्व, आपके पास में होगा? ठीक है. श्रेया, तुम्हारे पास में है कि नहीं? यस सर है. ठीक है, तो जिसके पास में नहीं है मैं तो फिर शेयर ही करके रख रहा हूँ, आपको वहां से रेफर कर लेना. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट करिए जल्दी से. वैसे किसने पहले से किया हुआ है इस क्वेश्चन को? मैं चलो ओके 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 ओके. जिन्होंने पहले से किया हो एक बार मुझे बता देंगे. जिन्होंने किया हुआ है इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते रहेंगे. अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को बताएंगे, मैं डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, बट कोशिश करो कि इसी चैप्टर को करो, एओडी 1 को ही करो, चाहे वो टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉब्लम हो चाहे रेट ऑफ चेंज की प्रॉब्लम हो, है ना. टेक्सचुअल एक्सरसाइज से करते रहो. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो. बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकली आप अपने आसपास इसको हैपनिंग को देख सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि जब कभी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा होता है तो सैंड जब पोर करते हैं डंपर से तो एक कोन का शेप में चला जाता है ऐसा, और जैसे जैसे सैंड इस पे पोर करेंगे ये कोन का बेस बड़ा होता है और हाइट रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द वेट. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये बेस ऑफ द कोन है और ऐसा ये सैंड का एक पाइल है. बोल रहे हैं सैंड इज पोरिंग फ्रॉम. अब इस पे सैंड जो आप यहाँ से पाइप से इसमें जो सैंड गिरा रहे हैं ना, इसका रेट दिया हुआ है. इसका रेट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये क्या है? व्हाट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड? इट इज द volume of the sand getting added per second into this pile. So this you may call it dv by dt. Volume change, rate of change of volume of the sand on the in the cone per second. और इसका वॉल्यूम हम किसी इंस्टेंट पर एट एन इंस्टेंट t second, let the volume
let the volume be V और dV by dt आपको गिवन है। आगे क्या पूछ रहे हैं? The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius. तो अगर मैं बोलूं कि रेडियस r है तो हाइट क्या होगी बोलो? हाइट ऑफ द कोन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि व्हेन रेडियस इज r वॉल्यूम इज सॉरी हाइट इज r/6। इसका मतलब h और r में एक रिलेशन दे दिया गया, ये हमने नहीं फाइंड किया, ये गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज गिवन एंड दिस इज गिवन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन? वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1/3 of pi r square h, very correct, 1/3 pi r square into h। अब इसमें r और h कनेक्टेड हैं तो I can express this expression in terms of h as well as r। अब आपको सोचना है कि h में एक्सप्रेस करना है कि r में एक्सप्रेस करना है, आगे जो पूछा जा रहा है वहां से डिसाइड करेंगे। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर? इससे क्या पता चलता है कि शुड आई एक्सप्रेस v इन टर्म्स ऑफ r और इन टर्म्स ऑफ h? इन टर्म्स ऑफ h, वेरी करेक्ट। तो h r इज इक्वल टू 6h, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? π/3 इंटू 6h का स्क्वायर इंटू h। तो फाइनली हमारा वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ h आ गया, कितना आया बोलो? 36 12 12 पाई h क्यूब। अब क्या करें बोलो? व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? डिफरेंशिएट करें। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या आएगा? 12 पाई तो कांस्टेंट है, h क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt। अब वैल्यूज पुट कर दो। dv बाई dt उस इंस्टेंट पर एट t है ना, और ये आ गया तुम्हारा 12 पाई, मतलब 12 पाई का मतलब 36 पाई लिख दो उसको, 12 इंटू 3 36 पाई इंटू हाइट का स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी। अब h की वैल्यू क्या लेंगे? तो जिस इंस्टेंट पर h कितना है? 4 सेंटीमीटर है, और उस इंस्टेंट पर dv बाई dt क्या हो? तो फिक्स है, dv बाई dt तो यूनिफॉर्म रेट से पोर किया जा रहा है, 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12। ये भी देखो साथ के साथ में आप इसका हमेशा यूनिट्स देख लेना, क्योंकि जो यूनिट में ये dv बाई dt होना चाहिए उसी यूनिट को h में भी होना चाहिए। तो ये 12 है क्या? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 36 पाई इंटू h। h क्या है? 4 सेंटीमीटर, h है 4 सेंटीमीटर, तो h स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। सो व्हाट डू यू गेट? डी एच बाई डी टी एज क्या हुआ भाई? देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करके क्या है जल्दी बोलो? 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 36 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई करके क्या है? क्या है आंसर? जल्दी बोलो। ये सबका आंसर मैच कर रहा है? क्लियर है? हाँ जी, 1/48 पाई। इसके बाद में आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, नहीं 18 नहीं, 16th एंड 19th, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20।
क्वेश्चन नंबर 16 करें। अब ये अपने आप करके बताना आपको, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। क्वेश्चन नंबर 16, देन 19, देन 20। सिक्सटीन क्वेश्चन क्या है? वाटर इज पोर्ड इनटू वर्टिकल कोनिकल वेसल ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बेस इज 6 feet, height is 12 feet, and at the rate v cubic inches per minute। मतलब एक कोनिकल वेसल है जिसमें v cubic inches per minute रेट से वाटर पोर किया जा रहा है। उस वेसल का डायमेंशन दिया हुआ है कि बेस का रेडियस 6 फीट है और उस कोन का हाइट है, कोनिकल वेसल का हाइट है 12 फीट। बोल रहे हैं एट व्हाट रेट the water level rising at an instant when the depth of water is h inches। तो अगर h inches डेप्थ है वाटर का तो किस रेट से डेप्थ इंक्रीज कर रही है। तो क्वेश्चन और मोर और लेस वैसे ही है जैसा पिछला क्वेश्चन किया, वो इन्वर्टेड था, ये फॉरवर्ड मतलब इरेक्टेड कोन है, और बातें लगभग वैसे कुछ ही जा रही हैं, बट थोड़ा सा यूनिट का इश्यू है। आप देख लेना, फटाफट करके बताओ, देखें आप क्या आंसर करते हैं। योर आंसर मैटर्स, राइट। अगर ये समझ में आ गया, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया तो आई वुड टेक दैट, वो जो पिछला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया वो उस तरह के क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, तो करते रहिए। और जिसका अगर ये क्वेश्चन हो चुका है उसको अगर अलग से कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप अलग से पूछ सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा, दैट्स इट। दीक्षांत, ये क्वेश्चन तुमने किया हुआ बेटा? यस सर, ये हो गया, बस इसमें 2 क्वेश्चन का डाउट था। कौन सा बोलो? सर बताता हूँ सर, एक तो 20 और एक 21। अच्छा, 20 एंड 21, ठीक है। 20 तो काफी आसान है, एक बार फिर से रीड करो, देखो 20 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यस सर। 20 को एक बार फिर से ट्राई कर लो। ये जो 16 प्रॉब्लम है तुम्हारी AOD 1 गेम 5 की प्रॉब्लम तो आप सबको समझ में आई गई होगी कि ऐसा एक कोनिकल वेसल है और इसमें वाटर पोर किया जा रहा है, मतलब पानी भर रहे हैं ऐसा। इसमें पानी फिल करने का जो रेट है, वाटर फिल करने का जो रेट है, दैट रेट इज गिवन। क्या दिया हुआ है? dv/dt बोले ना इसको, dv/dt इज गिवन एज किस रेट से? तो v क्यूबिक इंचेस, v इंचेस क्यूब पर सेकेंड, v इंच क्यूब पर मिनट, ये रेट ऑफ पोरिंग ऑफ वाटर या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर दिया हुआ है। इस वेसल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका हाइट और बेस का रेडियस, ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट। Height is given as 12 feet and base has radius 6 feet. तो ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। Can you tell me for what purpose these two informations are given? ये 6 feet है और ये 12 feet है।
किसी इंस्टेंट पर मान लो ये है आपका क्या, वाटर लेवल, किसी इंस्टेंट पर वाटर लेवल यहाँ है, मतलब वाटर का हाइट जो है किसी इंस्टेंट पर h है, h एट t इक्वल टू t सेकेंड। और ऑब्वियस सी बात है कि बिकॉज कंटिन्यूअसली वाटर पोर कर रहे हो तो अगले dt टाइम में ये वाटर लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि दिस इज द शीट ऑफ वाटर, ये फ्रस्टम जो दिख रहा है ना, ये फ्रस्टम जो है ये शीट ऑफ वाटर एडेड है जिसको हम डीवी बोल रहे हैं, डीवी। और यही डीवी बाई dt दिया हुआ है, मतलब डीवी और dt टाइम में अगर ये चेंज हुआ तो डीवी बाई dt आपको गिवन है ये, ठीक है। उस इंस्टेंट पर हाइट क्या है वाटर लेवल की, h है, और रेडियस क्या है, तो रेडियस कुछ तो होगी, r मान लो रेडियस। अब ये मैंने आपको समझाया कि जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें इतनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, तो आपको बताना है कि जिस समय डेप्थ ऑफ वाटर h इंचेस है उस समय हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रही है। I read it again. Water is poured into a vertical, inverted vertical vessel of which the radius of the base is 6 and height is 12 at the rate of v cubic inches per minute. ठीक है। At what rate is the water level rising at the instant when the depth of water is h inches? तो वॉल्यूम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ वो भी इंचेस क्यूब पर मिनट में दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ वाटर भी इंचेस में बात कर रहे हैं, उसका रेट ऑफ चेंज भी इंचेस पर मिनट में ही बताना है। बट जो वेसल का डेप्थ है और वेसल के बेस का रेडियस है वो फीट में दिया हुआ है। नाउ योर टेक, नाउ इट्स योर कॉल, हाउ डू यू गेट इट। कितने लोग आंसर आ गया? पहले वॉल्यूम एज ए फंक्शन, वॉल्यूम ऑफ वाटर का क्या फंक्शन लिख दो। तो अगर ये पूरा वॉल्यूम जो है, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपका कितना है, t सेकेंड पर जो वॉल्यूम है वो कितना है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। और हमें किस फॉर्म में, h के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि r के फॉर्म में रखना है एक्सप्रेशन को, जल्दी बोलो। h के फॉर्म में रखना है। सो हाउ डू यू कन्वर्ट r इन टर्म्स ऑफ h? r और h में क्या रिलेशन है? यस, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल देखो तो आप यहां से सिमिलरिटी से ये चीज क्लियर कट ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो वेसल का रेडियस और हाइट का रेशियो है 6/12 इज सेम एज ये आर, ये कोनिकल वॉल्यूम का जो शेप है इसका भी आर और एच का रेशियो वही है, r by h is 6/12 and therefore r is equal to h by 2, r is equal to h by 2। और ये इंफॉर्मेशन यहां पर प्लेस कर दो तो आपके पास आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर को h by 2 का होल स्क्वायर इंटू h लिखेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले ये आया कितना ये बताओ। इट इज इक्वल टू
1/π/12 इंटू एच क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt इज इक्वल टू 3π/12 इंटू h स्क्वायर dh/dt। अब वैल्यू पुट करेंगे, dv/dt किस फॉर्म में है, dv/dt कितना है, v इंचेस क्यूब पर मिनट, तो v इंच क्यूब पर मिनट, और इधर π/4 है, इंटू h हाइट किस में दिया हुआ है, हाइट इंचेस में दिया हुआ है ना, h इंचेस, बोलो। अब आंसर निकालो फटाफट, जल्दी निकालो, सारा मैं करके बताऊंगा, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अब तो आप बिल्कुल क्लियर कट आंसर वाली स्टेज में है, जल्दी निकाल के बताओ क्या आएगा और कैसे आएगा। dh/dt यहां से क्या आ रहा है, 4v ओवर ये πh स्क्वायर इंटू इंचेस स्क्वायर कैंसिल होके इंचेस पर मिनट आ गया। बट आंसर हमें किस फॉर्म में देना है, आंसर जो ऑप्शन देखो या आंसर देखो तो वो फीट पर मिनट में दिया हुआ है, तो यू विल कन्वर्ट इनटू फीट। कैसे करेंगे भाई, 1 इंच इज हाउ मेनी फीट्स, 1/12, तो इसको बाई 12 कर दो और फीट पर मिनट हो गया आंसर। तो फाइनल आंसर आया v ओवर 3πh स्क्वायर फीट पर मिनट। तो बेसिकली आपको पहला स्टेप ऐसी प्रॉब्लम का क्या होता है, फार्मूलेशन, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको करेक्टली इंटरप्रेट करके और उसका फार्मूलेट करना, फंक्शन बनाना। दूसरा स्टेप होता है, अगर उस फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ उससे उन वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करना, क्योंकि वो डिपेंडेंट होंगे, और सिंगल वेरिएबल फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। फिर तीसरा स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करना। चौथा स्टेप होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको प्लेस, वैल्यूज को प्लेस करना, बट यूनिट का ध्यान रखते हुए, ठीक है, यूनिट की एरर बहुत कॉमन है, और फिर यू विल अराइव एट द आंसर। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20th। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20th देखो। This is 19th question. 19th question reads, a rectangular tank has a sliding panel S that divides it into two adjustable tank of width 3 feet as shown in the diagram. इसका डायग्राम ये है ऐसा कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका विड्थ 3 है, इसमें एक स्लाइडिंग पैनल है, और ये स्लाइडिंग पैनल को जब आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो ये दो टैंक्स में डिवाइड होगा। ठीक है, डेफिनेटली डिप्थ उसका चैनल का टैंक का 3 फीट ही रहेगा, और इसकी लेंथ चेंज होगी। ये आगे क्या बोल रहे हैं, water is poured into the left compartment, water is poured into the left compartment at a rate of 5 feet cube per minute, 5 cubic feet per minute की रेट से लेफ्ट कंपार्टमेंट में वाटर पोर किया जा रहा है। At the same time the adjustable panel S is moved to the right
At the same time, S is moved to the right at the rate 3 feet per minute. When the left compartment is 10 feet long, it contains 70 feet cube of water. Is the water level rising or falling and how fast? Question I think आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो मैं इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं. देखो, ऐसा सिचुएशन है कि जो बातें गिवन है वो मैं मेंशन कर रहा हूं. पहला तो उन्होंने दिया कि एक ऐसा चैनल है या टैंक है जिसका विड्थ 3 फीट है और डेप्थ इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ. इसमें एक स्लाइडिंग पैनल लगा हुआ. वो स्लाइडिंग पैनल जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल है. ये लेफ्ट राइट इसको मूव कर सकते हैं. ये सिचुएशन है ऐसा. ये 3 फीट विड्थ है, 3 फीट विड्थ है ये वाली. और ये जो एडजस्टेबल चैनल है, दिस विच कैन मूव लेफ्ट एंड राइट, उसको ड्रैग कर रहे हैं. किस रेट से? दिस रेट इज गिवन 3 feet per minute. 3 feet per minute इसको ड्रैग कर रहे हैं. और इससे क्या होगा? इसको ड्रैग करने की वजह से अगर इसमें कोई वाटर है तो वो वाटर लेवल डाउन जाएगा. ठीक है. और उसको एडजस्ट करने के लिए इसमें वाटर पोर भी किया जा रहा है. वो वाटर जो पोर कर रहे हैं उसका रेट दिया हुआ. किस रेट से? dv over dt. क्या दिया हुआ? इट इज गिवन एज 5 cubic feet per minute. 5 cubic feet, 5 feet cube per minute. पर मिनट इतना वाटर इसमें पोर भी किया जा रहा है. ड्यू टू पोरिंग द वाटर द वाटर लेवल विल टेंड टू राइज, बट बिकॉज दिस पैनल इज सेटिंग राइटवर्ड, तो उसकी वजह से वाटर लेवल नीचे जा रहा होगा. तो दो तरह के इफेक्ट हैं. एक इफेक्ट वाटर लेवल को बढ़ाना चाह रहा है और दूसरा वाटर लेवल को कम करना चाह रहा है. मान लो किसी इंस्टेंट पर वाटर लेवल जो है वो इसमें कुछ ऐसा है. ये वाटर लेवल है किसी इंस्टेंट पर. ठीक है जी. उस इंस्टेंट पे वाटर का हाइट अपने एज्यूम करना पड़ेगा ना. हाइट कितनी है? मान लो h है. पढ़ो क्वेश्चन को, फिर से पढ़ो. उसमें लास्ट में क्या दिया हुआ? एट द सेम टाइम s इज मूव टू द राइट 3 feet per minute व्हेन द लेफ्ट कंपार्टमेंट इज 10 feet long. Left compartment is 10 feet long. Then it contains 70 cubic feet. When the left compartment is 10 feet long and it contains 70 feet cube of water, उस इंस्टेंट पर वाटर लेवल बढ़ रहा है या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट कंपार्टमेंट में, ये बताना है. तो ऑब्वियसली आप इसका जो x लेंथ को x एज्यूम कर लो. ठीक है जी. तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इसका क्या होगा? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा?
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लेफ्ट कंपार्टमेंट क्या होगा? इट इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस, बेस का एरिया इंटू हाइट, तो 3xh, 3 इंटू एक्स इंटू एच। एक्स और एच दोनों वेरिएबल हैं, एक्स और एच दोनों इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहे हैं, एक्स और एच दोनों इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहे हैं, क्योंकि एच वेरी कर रहा है बिकॉज उसमें पानी पोर कर रहे हो, और एक्स वेरी कर रहा है क्योंकि ड्रैग कर रहे हो, राइट? तो अगर मुझे dv बाई डी टी चाहिए तो क्या आएगा? dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 टाइम्स x इंटू डी एच बाई डी टी प्लस h इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, राइट? अब आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है उसको आप बुक करो इसमें। dh बाई डी टी क्या दिया हुआ चाहिए? dh बाई डी टी हमारे लिए रिक्वायर्ड है, dh बाई डी टी वी आर लुकिंग फॉर। dx बाई डी टी दिया हुआ है क्या? जिस रेट से आप ड्रैग करो, ये है dx बाई डी टी। x इंक्रीज कर रहा है, dx बाई डी टी इज 3 फीट पर मिनट, एंड उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर हमें dh बाई डी टी पूछा जा रहा है, dx बाई डी टी गिवन है, उस इंस्टेंट पर x की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 फीट। और h कितना है? h कैसे आएगा? x तो आ गया 10 फीट, h कैसे आएगा? h आएगा क्योंकि एट इंस्टेंट t वॉल्यूम कितना दिया हुआ? वॉल्यूम की वैल्यू है 70 फीट क्यूब। तो x और h, 3xh की वैल्यू दी हुई है 70, और x को आपने क्या ले लिया? 10 उस इंस्टेंट पर, इंटू h इज इक्वल टू 70, तो h की वैल्यू आ गई 7/3। तो x आ गया और h भी आ गया 7/3 उस इंस्टेंट पर। तो एट इंस्टेंट t हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब वैल्यू पुट करो। dv बाई डी टी मतलब कितना दिया हुआ है? 5 फीट क्यूब पर मिनट इज इक्वल टू 3 टाइम्स x की वैल्यू क्या है? 10 इंटू dh बाई डी टी वी आर लुकिंग फॉर, प्लस h कितना दिया हुआ? 7/3 इंटू dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इज 3 फीट पर मिनट। तो ये इनफैक्ट ये जो क्वांटिटी है फीट इंटू फीट पर मिनट, तो ये है, इसका यूनिट है फीट स्क्वायर पर मिनट। तो यहां से देखो एक फीट आ जाएगा ना, dh बाई डी टी आ जाएगा कैलकुलेट करो फटाफट, बताओ क्या है ये? 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 30 टाइम्स, या ऐसे भी लिख सकते हो 5/3 कर देना, इसको बेटर है। हाँ चलो कैलकुलेट करो, बताओ क्या है? 5/3 इज इक्वल टू 10 इंटू dh बाई डी टी प्लस 7। यहाँ से 10 टाइम्स dh बाई डी टी की वैल्यू क्या है? इट इज 5/3 माइनस 7। कितना आया ये बेटा? 5 माइनस 21/3। तो dh बाई डी टी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई? -16/30 फीट पर मिनट, that is equal to how much? -8/15. -8/15. What does negative sign shows? Water level falling. Yes. तो इसका मतलब है हमने फाइनली कंक्लूड किया कि द वाटर लेवल इज फॉलिंग एट अ रेट, ये वाटर लेवल जो है गिर रहा है नीचे, तो वाटर लेवल इज फॉलिंग एट अ रेट 8/15 फीट पर मिनट
दिस इज द कंक्लूजन फाइनली। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब जरा क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20th क्वेश्चन को रीड करो। इसमें कोई डाउट तो नहीं, सबको क्लियर है? ठीक है, 20th क्वेश्चन। ये देखो, it says that a circle is drawn with its center on a given parabola। एक सर्कल का सेंटर पैराबोला पर लाई कर रहा है एंड टचिंग इट्स एक्सिस, और वो सर्कल पैराबोला की एक्सिस को टच कर रहा है। बोल रहे हैं प्रूव दैट इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट recedes with a constant velocity from the vertex of the parabola, the rate of increase of the area of the circle is constant। ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन को और फिर ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो मेरे को बताओ। आई गिव यू 1.5 मिनट टू अटेम्प्ट अभी। दीक्षांत तुम्हारा हो गया ये कि नहीं? नो सर। बेटा ये अच्छी बात नहीं है। तुम मतलब कि मैंने बोला कि दोबारा ट्राई करो एंड आई नो कि हो जाना चाहिए। सर करा था दोबारा ट्राई। अभी इतनी देर से तुम क्या कर रहे थे? दोबारा ट्राई किए, नहीं हुआ? सर दोबारा अभी ट्राई किया तो वो नहीं हुआ, फिर वो पिछला रिवाइज करने लग गया। तो एक बात बताओ कि सर्कल पैराबोला क्या लिया तुमने? सर मैं पहले डायग्राम बना के देखा था, जो सेंटर था वो तो पैराबोला के उस पे आया, क्या कहते हैं, टच करता हूँ, और जो उसका पैराबोला को दूसरा टच कर दो, पैराबोला के पॉइंट पे। पैराबोला पर लाई करेगा सेंटर। हाँ Yes, नहीं, sir. मैं पैराबोला तुमने क्या लिया ये बताओ। सर y square is equal to, हाँ बोलो बोलो, पैराबोला क्या लिया? सर जो सिंपल इक्वेशन ली थी y square equal to 4x, ये वाली। हाँ तो ठीक है, तो इसमें डर क्यों रहे हो? बोलो हाँ सही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लोगे या तो y इक्वल टू x स्क्वायर ले लोगे, ax स्क्वायर ले लोगे। यही दो पॉसिबिलिटी है, या तो वर्टिकल लोगे हॉरिजॉन्टल लोगे। मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया? उसके बाद सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया मुझे। हाँ? क्या बात करते हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? इसमें क्वेश्चन में ऐसी क्या है बात जो नहीं समझ में आई, ये बताओ। तो मुझे वो वाला पॉइंट बताओ। देखो मैं तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये y एक्सिस है, ये तो समझ में आ रही ना, ये x एक्सिस है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। यस और सर। पैराबोला तुमने क्या किया? पैराबोला लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा पैराबोला ले लिया। यस सर। तो इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और फिर क्या बोल रहे हैं इन्होंने? बोला कि इस पैराबोला पर एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है जिसका सेंटर पैराबोला पर लाई कर रहा है, और वो सर्कल एक्सिस को टच कर रहा है। यही बोल रहे हैं ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर पैराबोला पर लाई कर रहा है, और वो सर्कल एक्स इस पैराबोला की एक्सिस, मतलब इसकी एक्सिस क्या है? इस पैराबोला की एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही है ना, यस सर। एक्सिस है, और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। यही होता है ना पैराबोला का, ये वर्टेक्स है, यस। ओ वर्टेक्स है। और ये सर्कल अगर एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, ये रेडियस है सर्कल की। यस सर। ओके, अब इस पैराबोला पर मुझे एक पॉइंट लेना है। पैराबोला पर एक पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो कैसे चूज करें बताओ? हाउ डू वी सिलेक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला? तो दो ही ऑप्शन है, या तो तुम एक्स वाई करके, या तो एक्स वाई करके ले लो, या तो पैरामेट्रिक ले लो। बिल्कुल सही बात है, या तो पैरामेट्रिक करके लोगे या तो एक्स वाई करके लोगे। आप बताओ, वैसे मैं ले लेता हूँ। पैरामेट्रिक ले लो कि एक्स वाई करके ले लो?
पैरामेट्रिक ले लो। चलो पैरामेट्रिक ले लेते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर लेने हैं, मान लो इस सेंटर का सी, मान लो इसको सेंटर को, तो इसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 80 स्क्वायर 280, चलेगा? यस सर। अगर ऐसा आपने लिया तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, यही ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यस सर। एम। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बोलो। 80 स्क्वायर कॉमा 0। 80 स्क्वायर कॉमा 0। पंडित जी तुम एकदम चुपचाप क्यों हो गए दीक्षांत? अगर 80 स्क्वायर 0 परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट हो गया 80 स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, वेल। यस सर। और अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट को तुम ड्रैग करते हो इधर, ऐसे दूर ले जाते हो, तो क्या होगा? एम पॉइंट भी इधर एम भी दूर जाए। दूर जाएगा। ये दूर जाने को ही रिसीड करना बोलते हैं, पीछे हटना। वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में इट विल रिसीड। तो मान लो कि ये एक्स है, सपोज करो, राइट? मान लो कि किसी इंस्टेंट पर ये एक्स है, तो एक्स हमारा है 80 स्क्वायर, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। एक्स 80 स्क्वायर है। और जो तुम्हारा dx बाई dt दिया हुआ है, क्या dx बाई dt क्या दिया हुआ? बेटी नहीं वो तो आएगा इसके 280। साथ दिया क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? कांस्टेंट। dx बाई dt कांस्टेंट है, से लैम्डा है। और क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया रेडियस। इज आल्सो कांस्टेंट। एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज, किस एरिया किसका फंक्शन होता है? रेडियस का। रेडियस तो यहाँ पर रेडियस क्या है? रेडियस है 280। 280 है। ओके, और एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होगा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो dA बाई dt क्या होगा? 2 पाई आर डी आर बाई। पाई आर dr बाई dt। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, dx बाई dt क्या है? 280 280, मतलब r है। आर है। dx बाई dt r है, और r कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट। r कांस्टेंट है, तो डी आर बाई डी टी। हो तो गया ना, ये आ गया Yes. 2 पाई r, और dr बाई dt, 0 dr बाई dt 0 क्यों होगा? सर आर कांस्टेंट है। r 280 है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो 2 पाई r इंटू 0 हो गया मान लो। तो हमारा आंसर dA बाई dt 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? एरिया कांस्टेंट है। यही प्रूव करना था, कुछ और? यही करना था। एरिया इज कांस्टेंट। अच्छा, इसको अदरवाइज भी कर सकते थे। अदरवाइज का मतलब है कि अगर इस पॉइंट को xy ही मान लो, इस पॉइंट को xy मान लो, तो ये r की जगह y आ जाएगा और ये x हो जाएगा। यस। तो तुम्हारा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई इंटू वाई स्क्वायर। तो dA बाई dt क्या होगा? 2 पाई y इंटू dy बाई dt। अच्छा y क्या है? या चलो ये भी छोड़ो यार, ये भी करने का जरूरत नहीं था। ये एक मिनट सुनो, पाई वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर क्या है? 4x। 4x। तो ये पाई इंटू 4 इंटू ax हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा 4 पाई a इंटू dx बाई dt आ गया। बात यही खत्म हो गई। dx बाई dt कांस्टेंट है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? बस खत्म। तो पैरामेट्रिकली ना जाओ तो ज्यादा आसान था, है ना? यस। तो प्रॉब्लम तुम लोग का ये डिफरेंशिएशन नहीं है। प्रॉब्लम जानते हो क्या है आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि जब वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है, जब प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम पूछी जाती है, वहां पर मैथ्स अप्लाई करना होता है, तो तुम लोग फार्मूलेट नहीं कर पा रहे। फार्मूलेशन का एरर है। सर्कल लेना है, पैराबोला लेना है, तो वो वाली एरर है जिसको आप नहीं कर रहे। और वो सीधे सीधे प्रैक्टिस पर होता है। क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगा। अब ये क्वेश्चन मान लो आपने किया, ये आज कराया गया है, ये
आर्टिकल कम से कम 1 महीना पहले डिस्कस हुआ होगा, और उसी समय करके पूछ लिया होता तो अब तक उसका मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट होता। आप उसको लेकर के बैठे हुए हो, दिक्कत ये है। एनीवे आगे चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अब 21st क्वेश्चन मैं शो कर दे रहा हूं, जरा देखो 21st क्वेश्चन देखो। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? एक सेकेंड यार, हाँ जी, क्या दिया गया? एन एयरफोर्स प्लेन इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट 100 kilometer per hour. If the radius of the earth is r kilometer, how fast is the area of earth visible from the plane increasing at 3 minutes after it started ascending? Take visible area A as 2 pi r square h upon r plus h, where h is the height of the plane in kilometers above the earth. तो बात प्रॉब्लम को समझने की है, इन्होंने फॉर्मुलेट भी करके दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉब्लम को समझना है। क्या मतलब है प्रॉब्लम का? ऐसा सिचुएशन है कुछ, ये अर्थ है, और अर्थ पे अगर कोई प्लेन यहां पर है, यहां, तो अभी उस प्लेन में बैठ करके अर्थ का, प्लेन मतलब पायलट को पॉइंट मान लो, तो पॉइंट का अर्थ से, अर्थ को अगर वो देखता है तो उसका विजिबल एरिया 0 है, क्योंकि अर्थ के सरकमफेरेंस में एक पॉइंट ले लो, तो पॉइंट अगर देख रहा है तो उसको एरिया 0 दिख रही, क्योंकि अर्थ तो प्लेन तो है नहीं, वो तो स्फेरिकल है। अब ये पॉइंट जैसे जैसे ऊपर उठेगा, दिस पॉइंट इज राइजिंग अपवर्ड, द पॉइंट प्लेन इज राइजिंग अपवर्ड on along this vertical line. Definitely this vertical line goes through center of the earth. So if the point is here, the visible area क्या होगी? Visible area will be, if you draw a tangent this way, there are two tangents drawn to the sphere, rather infinite many tangent will be drawn to the sphere, क्योंकि sphere एक solid है। तो विजिबल एरिया तुम्हारी ये वाली एरिया, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख रहे हो आप, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसा एक सर्कुलर पोर्शन बनेगा, और ये पूरा एरिया विजिबल हो जाएगा। मतलब ये पूरा एरिया एक कैप जैसा एरिया होगा, स्फेरिकल कैप, पढ़ा होगा ना आपने बेसिक सॉलिड ज्योमेट्री में, है ना? बोलो। तो ये एरिया, ये सरफेस विजिबल होगा पूरा कैप का। तो इस विजिबल एरिया का फार्मूला उन्होंने दिया हुआ, तो वो भी आपको नहीं कैलकुलेट करना। विजिबल एरिया ए अगर है तो ए का फार्मूला उन्होंने दिया हुआ, क्या? 2 पाई r स्क्वायर h over r plus h. What is h? What is h? Height of plane. h is the height of plane above the earth, तो ये h है ये। And what is r?
R is radius of earth, ये R है, this or that, ये R है, ये R है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं एन एयरफोर्स प्लेन इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब एच के रेट का चेंज होने का रेट दिया हुआ है, dh/dt दिया हुआ है, कितना? 100 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोल रहे हैं? रेडियस ऑफ अर्थ r है, हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन इज इंक्रीजिंग, तो एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रही है? आफ्टर इंक्रीजिंग एट 3 मिनट आफ्टर इट स्टार्टेड असेंडिंग। बोलो। एरिया को डिफरेंशिएट कर देंगे सर, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में सर। ठीक है, और R तो कांस्टेंट होगा, कैपिटल R तो कांस्टेंट है, H इज वेरिएबल, तो ये फंक्शन H का फंक्शन है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखोगे? dA/dt करो और बताओ मुझको, करण बोलो तुम। 2πr²। हाँ ठीक है, 2πr², ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इनटू H अपॉन डिवाइड में r+h²। H अपॉन r+h है, तो आप डेफिनेटली लिखेंगे r+h का होल स्क्वायर, यस सर, न्यूमरेटर में r+h r+h मल्टीप्लाइड बाय dh/dt dh/dt माइनस -0 + dh/dt और फिर h सर। ठीक है, h इंटू dh/dt है ना, यस सर। डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, तो इसको लिख सकते हैं h इंटू dh/dt। लिख दूं मैं? क्लियर है? सबको क्लियर है? बोलो, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, किसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करना है, ये आप बताओ। ऊपर कैंसिल आउट हो गया सर वो टर्म। कौन सा टर्म कैंसिल हुआ? h dh/dt कैंसिल आउट हो गया, है ना? तो dA/dt क्या है? dA/dt आ गया, डिनोमिनेटर में तो आया r+h का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में आया 2πr² इंटू व्हाट? r टाइम्स dh/dt। r टाइम्स dh/dt, वेल डन। और हमें अब dA/dt जो कैलकुलेट करना है, किस इंस्टेंट पे करना है? एट 3 मिनट्स बाद सर। t = 3 मिनट। तो क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे? 2πr² एज इट इज रहेगा, h की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 मिनट्स के बाद सर हाइट क्या होगी वो पुट करनी है सर। वही बताओ क्या होगी? 3 मिनट के बाद हाइट क्या होगी भाई? 100 किलोमीटर पर आवर रेट से जा रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट में ले जाए तो क्या आएगा? 100/60 किलोमीटर पर मिनट। इसका मतलब ये 5/3 हो गया बेटा, बोलो। यस सर। तो 3 किलोमीटर इन 3 मिनट्स हाइट क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो h की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी उस समय? 5 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो हमने लिख दिया r+5 का स्क्वायर, और यहाँ r इंटू dh/dt के लिए क्या करें?
dh by dt गिवन है सर हमें। और आर तो ऐसे रन, तो आर क्यूब हो गया यहाँ पर, और डीएच बाई डी टी गिवन है, कितना गिवन है? 100। बोलो। यस सर। लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो अब टोटल वैल्यू क्या आई फाइनली? ये वही आंसर आ गया ना, 200 पाई आर क्यूब ओवर r+5 होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। दीक्षांत, चेक इट आउट, आंसर यही है कि कुछ और है? यस सर। तो इसमें देखो कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, प्योर डिफरेंशिएशन था और कुछ नहीं था, बस बात समझने की इंपॉर्टेंस थी कि आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। वो समझ रहे हो तो आप कॉन्फिडेंटली कर जाओगे, क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन था, क्वोशंट रूल लगाया और कुछ नहीं। हाँ, ये समझ होनी चाहिए कि आर फिक्स्ड है, एच वेरी कर रहा है, ए वेरी कर रहा है, तो ए वर्सेज एच का वेरिएशन है, बस डिफरेंशिएट करना और कुछ भी नहीं। चलो, और कोई क्वेश्चन तो नहीं था इसमें जो नहीं हुआ? नो सर। एनीवे, अब आ जाते हैं एक, मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। पहले तो ये बताओ कि गेम से क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं या टेक्सचुअल एक्सरसाइज से, क्योंकि आपने तो दोनों में आप वही है सिचुएशन। गेम में कोई डाउट है? गेम 6 में कोई डाउट है? नहीं है। गेम 7 में? ये था गेम 7। गेम 7 और 8 में अगर कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज ओपन करूं। बोलो, क्या वो तुम लोग एकदम बिल्कुल चुपचाप हो? मैं ही क्वेश्चन दूं? हाँ चलो, गेम 6 और 7 तो मोस्टली क्लास में डिस्कस हो गई थी। ठीक है, गेम 8 से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करो। आपके पास में गेम है तो मैं बोल रहा हूँ। करना ही पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 and 9। क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6, 8 and 9। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 and 8 and 9। ये पहले 6th क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन ये, फाइंड द एक्यूट एंगल
between the curve y is equal to x square minus 1 mod and y is equal to x square minus 3 mod at their point of intersection. पहले 6 क्वेश्चन करिए. दो कर्व है. एक कर्व है y is equal to x square mod of x square minus 1 and दूसरा कर्व है y is equal to mod of x square minus 3. ठीक है. Find the acute angle of intersection. Acute angle of intersection, जहां कहीं भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है. क्या आएगा? This is question number 6, game 8. तो ऑब्वियसली जो दिया हुआ है सिचुएशन, देखो दोनों कर्व तो आप ड्रॉ कर सकते हो ना, दोनों कर्व का ग्राफ बना सकते हो आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक पैराबोला है और दूसरा भी एक पैराबोला है. एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसा होगा? -1 और +1 रूट है, ऐसा पैराबोला होगा, ऐसा ऐसा. और दूसरा पैराबोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3, उसके रूट क्या है? तो उसके √3 एंड -√3 रूट होंगे ऐसे. वो पैराबोला भी वर्टेक्स थोड़ा नीचे होगा, ऐसा होगा, ऐसा. ऐसा. बट ये तो हमने पैराबोला ड्रॉ किया, एक पैराबोला ड्रॉ किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक पैराबोला ड्रॉ किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. बट हमें ये पैराबोला नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मॉड लेंगे. मॉड लेने पर क्या होता है आपको पता है कि ये वाला ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये वाला पैराबोला भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा. सो लेट मी पुट इट लाइक दिस. तो अब हमारे पास जो कर्व है, एक कर्व ये पैराबोला है, मॉड्यूलस ऑफ दिस ग्राफ, ये एक ग्राफ ये आ गया, और एक तुम्हारा दूसरा वाला पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ है मॉड ले करके, ये आ गया ऐसा. बाकी सब कुछ हटा दिया, ऐसी सिचुएशन है. अब डेफिनेटली ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट सर्टेन पॉइंट. उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. तो सबसे पहली बात याद है मैंने कुछ बताया था कि जब कर्व्स किसी लाइन के अबाउट, अगर इंटरसेक्टिंग कर्व, दोनों इंटरसेक्टिंग कर्व किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो उसके लाइन के एक साइड के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर एंगल निकालो और वही एंगल दूसरी साइड पर होगा. याद है कि नहीं? ये बात मैंने क्लास में बताई हुई है आपको. तो मान लो ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको ढूंढना है. चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए. इस पॉइंट पर ये एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में है और एक टेंजेंट दूसरी डायरेक्शन में है, ऐसे. और हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए. वी आर लुकिंग फॉर दिस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. मान लो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा है. तो हाउ टू कैलकुलेट थीटा? क्विक, जल्दी करिए, आपके पास 2 मिनट टाइम है. आई विल चेक योर आंसर आफ्टर 2 मिनट. क्यों दीक्षांत, करण?
चलो ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट किया, 1 मिनट चेक करने दो। tan इनवर्स 4√2/7, ओके, है 9 - 4√2/7। ये लो, अलग अलग आ रहा है आंसर दोनों का। चलो क्या किया मुझे ये बताओ पहले। ठीक है, गलती से हो गया, सही से हो गया, वो बात की बात है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। निकाला होगा आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे निकाला? तो ये सर जो हाँ बोलो। एक्स नोट वाई नोट लेट कर लिया सर। ओके, और सर फिर जो फर्स्ट इक्वेशन थी सर जो हमें दी गई थी सर उसको डिफरेंशिएट कर लिया, सेकंड को भी कर लिया सर। और चूंकि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो वाई नहीं कोऑर्डिनेट्स। वो तो मॉड के फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे डिफरेंशिएट किया? मॉड में ही डिफरेंशिएट कर दिया। ये 0.1 है और ये 0.3 है, √3 है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपने माना कि लेट पॉइंट P, let point of intersection be x0 y0, so x0 belongs to 1 to √3। ये तो क्लियर दिख रहा है। मैं राइट साइड वाले P की बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंट की हम लोग अभी फॉर द टाइम बीइंग बात कर रहे हैं। यस सर। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर -1, x0 स्क्वायर -1 जो है ये पॉजिटिव है, और x0 स्क्वायर -3 जो है वो नेगेटिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बोलो हाँ या ना। अरे x0 जो है 1 से बड़ा है और √3 से छोटा है, तो x0 होल स्क्वायर लाइज बिटवीन 1 and 3, तो ये दोनों सही है। इससे हमारे पास पहला फंक्शन जो है वो आ गया y = x स्क्वायर -1 ले लेते हैं, एंड y1 एंड y2 क्या ले लेते हैं, y2 ले लेते हैं 3 - x स्क्वायर। इस इंटरवल के लिए if x belongs to 1 to √3, तो हमारे फंक्शन ये होंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब dy1/dx लिया, dy1/dx क्या आएगा, 2x आएगा, एंड dy2/dx 2x0 आ गया, dy2/dx क्या आया उस पॉइंट पर एट P, ये आ जाएगा -2x आएगा, 2x0। इज दैट क्लियर? और x0 तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सॉल्व कर लो दोनों को। क्या सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर -1 = 3 - x स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर = 4 आएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी, तो x स्क्वायर 2 मतलब x = √2 एंड -√2, हमें √2 लेना है, माइनस वाला नहीं लेना। तो बेसिक से बात आई कि पॉइंट P हमारा आ गया क्या, देयरफॉर पॉइंट P इज व्हाट, पॉइंट P इज √2, बोलो √2, y क्या आ जाएगा 1, और जो ये P डैश पॉइंट आएगा, ये P डैश ये आ जाएगा √2, -1 -√2, सॉरी -√2, 1 -√2, 1 आ जाएगा। हमें एक पॉइंट पे निकालना, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में स्लोप आ गया जी। इसका स्लोप m1 क्या है, m1 आ गया 2√2, और m2 क्या आ गया, m2 आ गया -2√2, एंड देयरफॉर tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा = m2 - m1 या m1 - m2, तो 4√2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, 1 + m1 m2 क्या आएगा, 1 + -8, तो इट इज एक्चुअली एक्यूट एंगल अगर हमें चाहिए तो थीटा एक्यूट होगा तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो tan ऑफ थीटा एक्यूट
इज इक्वल टू 4√2/7 मॉड लेकर के, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4√2/7। ठीक है, बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया था जी। सो अभी एक बात बताओ मुझे कि आपको आगे क्या, अगले आपका 6th को पेपर है, इजंट इट? हेलो, तुम लोग का पेपर एक 3rd को है, एक 6th को है, राइट? दीक्षांत अनम्यूट करो जरा, तो बात करें बेटा। तो यस सर। 3rd को पेपर है, 6th को पेपर है, तो क्या इस बीच में आपको मेरी हेल्प की जरूरत है? क्या आप चाहते हो कि 2 3 4 लेक्चर जो पॉसिबल है उसमें हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन करें, या नहीं है? नहीं है तो क्लासेस हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं एग्जाम तक, मैथ्स के एग्जाम तक। फटाफट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, वो एनसीईआरटी करनी है बस। तो नहीं तो उसमें क्या ये क्लासेस, ये इस तरह से प्रैक्टिस केवल यही, ये मतलब कि टर्म 1 के सिलेबस पर ही ऐसे प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी चाहिए असाइनमेंट की, या इसको क्लास को अभी होल्ड पे रखना है? सभी लोग बताओ क्या चाहते हैं आप? जो चाहते हैं वही किया जाएगा। अदरवाइज ये कर सकते हैं कि आप डाउट ले सकते हैं, डाउट भी कर सकते हैं कि नहीं ठीक है, केवल आप क्वेश्चन मेरे को डाउट देंगे और वही मैं डिस्कस करूंगा। चलो करण बोलते हैं कि ले क्लास चलने देते हैं इस तरह से, ठीक है? तो एक एक आर्टिकल ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे, तो चलने देते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा 1 सेकेंड, मैं बाकी लोगों से जनरल एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, वो पोल में आप बताएंगे, ठीक है? बट पोल में इस तरह का, चलो मैं कुछ भी पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, आप उसी में आप मेरे को रिप्लाई कर दो, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करके मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। आप यस बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ क्लासेस कंटिन्यू रखनी। 2 3 लेक्चर मिलेंगे। अच्छा जी, ओके जी। 3 लोग बोल रहे हैं नहीं और 6 लोग बोल रहे हैं यस। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, 4 लोग बोल रहे हैं नहीं और 6 लोग बोल रहे हैं यस। अभी भी बहुत सारे लोग, सभी लोग बताओ भाई, फटाफट बोलो जल्दी से। ठीक है, आ ही गया। तो ऐसा करेंगे, हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? उसमें हम लोग सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे इसी तरह से, या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या आपके कोई डाउट होंगे तो सॉल्व करेंगे। जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए फ्रीडम है, अपना प्रिपेयर करो अपने हिसाब से, ठीक है? एक इसका जो शेड्यूल है वो जितेंद्र सर आपको ग्रुप में शेयर करेंगे कि आपकी एग्जाम, आपकी क्लासेस कब से प्रॉपरली रिज्यूम हो जाएंगी। आई थिंक आपका 13th या 14th को लास्ट पेपर होगा, उसके बाद से क्लासेस फुल फ्लेज्ड स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके पहले हम कुछ इसी तरह से असाइनमेंट की बात करेंगे। जैसे अभी अगली क्लास में आई विल टेक अप, क्या करें बोलो? टेक्सचुअल एक्सरसाइज करना है या आगे AOD 2 का गेम स्टार्ट कर दें डिस्कशन? सर एनसीईआरटी का कर लें कि जो एनसीईआरटी में डाउट है वो पूछ लें। एनसीईआरटी का डाउट ले लो भाई, एनसीईआरटी में भी डाउट है, ये मुझे अब पहली बार पता चला, बट एनसीईआरटी के डाउट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कौन सी एक्सरसाइज, क्या किसके डाउट लेना है आपको? सर एओडी पूरा कर लेंगे, एओडी पूरा। चलो कोई बात नहीं, एओडी पूरा कर लो, एओडी के डाउट लेते हैं कल एनसीईआरटी यस का, ठीक है? यस सर। तो डन राजी, कल एनसीईआरटी में एओडी का डाउट होगा, यस। ठीक है? ओके। पर सर इंटीग्रेशन की चलेंगी क्लासेस या वो हो रही? नहीं अभी, अभी कैसे चलेंगे बोलो? अब ये 50% क्या 60% लोग तो क्लास ही नहीं लगा रहे हैं, अभी इतने डरे हुए हैं एग्जाम को लेकर के, तो इंटीग्रेशन की क्लासेस अभी होल्ड पे रहेंगी।
मैं कुछ लेक्चर जो है मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, ये सब पे शेयर करूंगा, उसको आप देखते रहो बस थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, ठीक है? ठीक है, सो दैट इंटीग्रेशन के पहले पहले का हर पूरा चीज कवर्ड रहे, तो जैसे एग्जाम खत्म होगा तो हम लोग सीधे इंटीग्रेशन ले लेंगे, डोंट वरी, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, हो जाएगा। ठीक है जी, सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे, राइट? हाँ, तुम्हारा एग्जाम नहीं है बेटा, लेकिन अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं ना कि तुम ये टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस करते रहो और उसको डाउट पे पूछ लिया करना ना उसी क्लास में। पहले ऐसा करो कि पहले AOD 1 तक, AOD 2 तक सारा कवर कर लो बेटा इस टाइम में, इंटीग्रेशन का टेंशन मत लो, तुम पहले AOD 2 तक का सारा कवर करो, AOD 2 तक के सारे क्वेश्चंस करो, टेक्सचुअल एक्सरसाइज के करो, गेम के करो, और उसको एज ए डाउट पूछ लो उसी क्लास में, जब NCERT के डाउट होंगे तो उसके बाद में एंड में तुम अपने डाउट ले लो, ठीक है? अभी आप इंटीग्रेशन का टेंशन मत लो, इंटीग्रेशन विल कैच अप, राइट? ठीक है, ओके। और किसी ने कुछ पूछना तो नहीं, कोई क्वेरी? ठीक है, तो मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ फिर। ओके, बाय।